जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आशा कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आप उसका भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हमेशा न्यूज में बने रहते हैं और फिलहाल 2023 वर्ष में वो जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे मुद्दे हैं और अभी तक हम लोगों ने पश्चिम एशिया कवर किया, साथ में जो दिल्ली संशोधन विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2023 वो आया, वो हम लोगों ने देखा। G7 के बारे में देख लिया, WTO के बारे में देख लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने नए टॉपिक पर, और वो हमारा टॉपिक है सेडिशन, देशद्रोह। ठीक, ये हमेशा न्यूज में बना रहता है। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो इससे संबंधित कानून है वो औपनिवेशिक काल का है। और औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका मेन काम ये था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कहाँ पर? अपने देश में नहीं, उपनिवेशों पर। इस वजह से वो लोगों का क्या कर रहे थे? दमन कर रहे थे। लोगों की स्वतंत्र मौलिक विचारधारा को क्या कर रहे थे? दमन कर रहे थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो औपनिवेशिक काल का अगर कानून है और फिर भी अभी तक गवर्नमेंट ने इसको बनाए रखा है, कोर्ट ने भी बनाए रखा है और विधि आयोग ने भी रिपोर्ट दी है कि इसको बनाए रखा जाए, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसका बार बार मिसयूज होता है। फिर भी रिकमेंडेशंस आती हैं कि जो है इनको बनाए रखा जाए और अभी इसको समाप्त ना किया जाए। ठीक, तो ये न्यूज में हाल फिलहाल चर्चा में क्यों है तो वो देख लेते हैं। 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, नंबर आपको नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि विधि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है और उसमें इस कानून को कंटिन्यू करने की बात कही जा रही है, इसको समाप्त करने की बात नहीं की जा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कानून में, औपनिवेशिक काल का जो कानून है, वो देशद्रोह को कैसे जो है परिभाषित करता है। तो आईपीसी की धारा 124A, इसके तहत देशद्रोह किसे माना जाएगा, किन कृत्यों को देशद्रोह के अंडर में आप रखेंगे। तो विधि द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ घृणा, हिंसा और अवमानना का कृत्य, किन किन तरीकों से ये कृत्य अगर करेंगे तो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। तो पहला, लिखित या मौखिक, बोलकर या लिखकर। कोई ऐसा लेख नहीं लिखना है कि जिसकी वजह से लोग क्या हो जाए, लोग उग्र हो जाएं और सरकार को तख्ता पलट वाली कंडीशन ना ला दें। ठीक, दूसरी बात, संकेतों के माध्यम से। और तीसरा, दृश्यों के माध्यम से। इन तीनों में से किसी भी आधार पर अगर कोई चुनी गई सरकार, विधि द्वारा चुनी गई सरकार या कानून द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति ये तीन काम करता है
तो फिर क्या हो जाएगा, देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। आपने सुना होगा कि आधुनिक भारत पढ़ते समय आपने सुना होगा कि तिलक ने क्या किया था, एक लेख लिखा था अपने जो उनके अखबार थे मराठा और केसरी, इसके आधार पर उनको देशद्रोह की सजा हुई थी, 6 साल की जेल हुई थी। ठीक, तो वहां पर भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया, और वो क्या किए थे, वहां पर भी गीता रहस्य नामक पुस्तक उन्होंने जेल में ही लिखी थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लेख उन्होंने लिखा था, उसकी वजह से जो क्या कहते हैं उसे, प्लेग की जो कमेटी के अध्यक्ष थे सैंडर्स, उनकी जो है क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधुओं द्वारा। इसी वजह से उनको देशद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था, लिखित आधार पर किया था। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाना जिसकी वजह से सरकार को अव्यवस्था या असुरक्षा महसूस हो। ठीक, तो ये सारी की बातें हैं देशद्रोह की। अब ये समझ लेते हैं कि इस कानून की आलोचना क्यों हो रही है। किस वजह से इस कानून की आलोचना हो रही है। ठीक, तो पहला बिंदु, इसमें व्यक्तिपरक परिभाषा है। व्यक्तिपरक परिभाषा में क्या कह रहे हैं, एक आपने सुना होगा श्रेया सिंघलवाद। ये श्रेया सिंघल एक क्या थी, स्टूडेंट थी, और इन्होंने राज ठाकरे की मृत्यु होने के बाद क्या किया था, राज ठाकरे नहीं, सॉरी, बाला साहब ठाकरे की मृत्यु होने के बाद इन्होंने क्या किया था, ये जो मुंबई बंद था उसके खिलाफ इन्होंने फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर दिया था। ठीक, जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर जो परिभाषा है ना, वो बहुत ही अस्पष्ट है और व्यापक है। मतलब सरकारें उसका क्या करती हैं, अपने अनुसार एक्सप्लेनेशन या व्याख्याएं करती हैं, सरकार और पुलिस, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको हस्तक्षेप के बाद इनको रिहा करवाया और कहा कि भाई आप इस देशद्रोह के उसमें जो है इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। बाकी और किसी भी एक्ट या धारा में आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन देशद्रोह वाली चीज इनके ऊपर नहीं लागू। ठीक है, तो इस वजह से ये हमेशा आलोचना में बना रहता है, तो व्यक्तिपरक परिभाषा के कारण। ठीक, सेकंड पॉइंट, असहमति जताने पर प्रतिबंध। किसी भी लोकतंत्र का जो सेफ्टी वाल्व है वो यही है कि विरोध और असहमति और सरकार को आलोचना का सामना करना पड़े, ताकि ये भी पता रहे कि सरकार बिल्कुल निरंकुश ना हो, और सरकार को ये पता रहे कि हमारे कामों को भी पब्लिक या जनता देख रही है और उसको क्या कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। जहाँ पर गलती होगी वहाँ पर वो सुधारेंगे। लोकतंत्र का यही तो फायदा है, अदरवाइज हमारा संविधान क्या हो जाए, नॉर्थ कोरिया जैसे बन जाए, अफगानिस्तान जैसा बन जाए। नॉर्थ कोरिया में तो ये हालत है कि जैसे उन्होंने कटिंग कराई उनके जो सम्राट हैं उसी तानाशाह, और उसी के वही कटिंग पूरे देश में चलेगी। मतलब ये लेवल है तानाशाही का। ठीक, तो अगर लोकतंत्र में हैं आप और विरोध और असहमति और आलोचना करने का अधिकार आपको नहीं है, तो या तो वो अधिकार आपके बेईमानी है या वो लोकतंत्र बेईमानी है। ठीक है, तो अगर एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में यही होता है कि आपको आलोचना
विरोध असहमति का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर ये देशद्रोह, हर विरोध और हर आलोचना, हर असहमति पर देशद्रोह का मुकदमा दायर होगा, देशद्रोह के आधार पर जो है व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, तो लोग क्या करेंगे? विरोध या असहमति व्यक्त करने से क्या होंगे? डरेंगे। ठीक। तीसरी बात, दोष सिद्धि की निम्न दर। इसके तहत जो मामले दर्ज किए गए और उसमें जब कोर्ट पर केस चला, तो जो दर है वो 3 से 33% के आधार पर है तक, जो कि कम है। ठीक। इस वजह से क्या हो रहा है? इस कानून की बार बार आलोचना हो रही है। ठीक। फोर्थ पॉइंट, दुरुपयोग के आरोप। बार बार इस कानून पर क्या होता है? इस कानून का दुरुपयोग का आरोप लग रहा। दुरुपयोग के आरोप का दो कारण है। सरकार को क्या फायदा है? सरकार या पुलिस बार बार व्यक्ति को धमकाती है कि क्या, कि अगर देशद्रोह के मुकदमे चलाएंगे हम आप पर, तो आप काफी लंबे समय तक जेल में रहेंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसकी क्या सजा होनी चाहिए। बेकार का। और इसका सबसे हाल फिलहाल उदाहरण है विनोद दुआ केस। ये 2021 में आया। इसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप इनके भाषण या इनके लेख पर उसी अंश पर देशद्रोह लगाएंगे जिससे हिंसा भड़क रही हो। अगर इन्होंने ऐसा कोई वाकया नहीं कहा है कि जिससे हिंसा भड़के, जिससे सरकार के सुरक्षा, भारत की देश की एकता और अखंडता पर आंच आए, तो स्थिरता पर आंच आए, अस्थिर हो राज्य, तो ऐसा कोई भी एक्ट या उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एफआईआर में ही क्या कर दिया था? देशद्रोह की धारा लगा दी थी बिना किसी जांच पड़ताल के। जबकि उससे सरकार की स्थिरता भंग नहीं हो रही थी। मतलब न तो सरकार अस्थिर हो रही थी, न राज्य अस्थिर हो रहा था, न राज्य की समक्ष सुरक्षा का संकट आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने एफआईआर से ही देशद्रोह की जो धारा उन्होंने लगाई थी पुलिस ने, उसको हटाया। तो इनका दुरुपयोग भी बार बार हो रहा है। चौथी बात, अन्य कानूनों के साथ अन्य कानूनों की उपलब्धता लिख सकते हैं। ये बार बार कहा जाता है कि जब हमारे पास अन्य कानून हैं तो इस देशद्रोह की धारा को लागू करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छे अच्छे कानून हैं। ठीक। आपने सुना होगा गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम, रासुका आपने सुना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये सब क्या है? इसी चीज को डील करते हैं। और सबसे अच्छा तर्क जो दिया जाता है इसके आलोचना में कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र मतलब बाकी देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, यूके हो गया, ब्रिटेन, इनमें सब में ये धारा क्या हो गई? देशद्रोह की धारा खत्म कर दी गई। तो क्यों ना भारत में भी ये क्या हो जाए? खत्म कर दी जाए। तो ये है इसकी आलोचना किस आधार पर होती है। स्वाभाविक सी बात है कि ये कानून औपनिवेशिक कानून है। आईपीसी कब बनी थी? 1860 में। तो तब से लेकर अभी तक चला आ रहा है। ठीक। अब अगर चला आ रहा है और विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको कह रहा है कि आप इसके दुरुपयोग को कम कीजिए, इसको हटाने की बात नहीं कर रहा है, इसको सोच समझ कर कहीं पर लगाइए।
ऐसा नहीं कि सबको इसी में देश, कुछ भी आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप लिखते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वैक्सीन पर देखिए कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया सरकार को, कोविड पॉलिसी पर कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ठीक, तो आलोचना, असहमति, विरोध, ये सब लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के क्या है, सिंबल है, अधिकार है। ठीक है, और इनको स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, लोगों को अपनी भावना व्यक्त करने का क्या होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ठीक, अब देख लेते हैं कि विधि आयोग द्वारा पक्ष में तर्क, विधि आयोग के द्वारा कौन कौन से तर्क इस देशद्रोह के कानून को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए दिए गए। पहला पहला ये है कि ये देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। ये क्या है, इसके लिए जरूरी है। ठीक, तो पहला तर्क क्या दिया गया था कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ये कानून को बनाए रखना जरूरी है। अगर इस कानून को नहीं बनाएंगे तो कोई भी सरकार के विरुद्ध हिंसा भड़काता रहेगा, कहीं पर दंगे भड़काता रहेगा, कहीं पर तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा, पुलिस थाने को जला देगा, ऐसा कुछ जो है तो या जनता को इतना भड़का देगा कि वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। ठीक है, सब प्रशासन के खिलाफ हो जाए। ठीक, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है। दूसरी बात, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और उन 6 प्रकार की स्वतंत्रता में पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त मतलब चाहे फिल्म के माध्यम से करें अभिव्यक्त, चाहे पुस्तकों का प्रकाशन करके करें, चाहे अखबार में लेख लिख करके करें, चाहे डिजिटल मीडिया पर हम क्या करें, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि उस पर क्या है, युक्त युक्त प्रतिबंध है, मतलब रीजनेबल क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। उन रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर इसको सही ठहराया गया है। तो सेकंड तर्क क्या दिया जा रहा है कि आर्टिकल 19 पर युक्त युक्त प्रतिबंध ये जायज है। ठीक, ये सरकार के पास अधिकार है और इस अधिकार के तहत ये धारा जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। आर्टिकल एआईपीसी का धारा 124 ए। ठीक, तीसरी बात, केवल इस बात का विरोध करना, केवल औपनिवेशिक दृष्टिकोण को दिखाना उचित नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इसका मूल्यांकन किया जाए। मतलब इस कानून को केवल इस आधार पर रिजेक्ट कर देना कि ये औपनिवेशिक काल का है, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। आप इसको स्वतंत्र रूप से अगर इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे, मैं, आपका मतलब कि विधि आयोग ने सरकार को कहा और सरकार ने क्या किया, कोर्ट में अपना पक्ष रखा, और कोर्ट ने क्या किया, जनता को अपना निर्णय सुनाया। तो कोर्ट ने भी ये माना, सरकार ने भी ये माना कि आप इसको केवल औपनिवेशिक
चरित्र के उसमें दृष्टिकोण में मत देखिए, केवल इस तरह मत देखिए कि औपनिवेशिक काल का है तो इसको समाप्त कर दीजिए, ये आज के समय में रिलेवेंट नहीं है। ऐसा आप करके मत सोचिए। सिर्फ इसका स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इस समय जरूरी है। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए, सरकार की स्थिरता के लिए ये कानून जरूरी है। बस जरूरत है तो किसकी? इसके दुरुपयोग को रोकने की। और उसके लिए आप जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये क्या बताता है कि अगर कोई काम होता है, कोई घटना होती है, तो किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है उस घटना में। तो वैसे ही इस धारा को लगाने से पहले किन किन चीज़ों को देखना है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या प्रक्रियात्मक सुरक्षात्मक उपाय। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। मतलब इसके खाली कानून में दिक्कत नहीं है, उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, तो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका आप क्या कीजिए, सही कीजिए। ठीक। तीसरी बात, अगर सब लोग ये कह रहे हैं कि बाकी देशों में ये कानून क्या किया गया है, हटा दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, हर एक देश की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, जनसंख्या, शिक्षा का स्तर, सामाजिक विविधता, ये सब अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है कि यूके के लोग ज़्यादा शिक्षित हों, यूके के लोग ज़्यादा क्या हों, वेल मैनेज्ड रहना जानते हों, वहाँ पर एक्सप्रेशन, लोग अपनी भावनाओं को अपने मतलब मैनेज करके फिर उसके बाद एक्सप्रेस करते हैं बाहर। तो ये सारी बातें जो वहाँ की परिस्थिति में लागू होती हैं वो यहाँ भी लागू नहीं होती। तो हर जगह की कंडीशन अलग अलग है, और भारत की कंडीशन ये बता रही है, विधि आयोग ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में हम दूसरे को डिप्टो फॉलो नहीं कर सकते, आंख मूंद करके फॉलो नहीं कर सकते, आंख बंद करके हमें फॉलो नहीं करना। ठीक। अपनी स्थिति के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यही बात संविधान निर्माताओं ने भी सीखी, और उन्होंने भी कहीं से भी कोई चीज उठाया अपने संविधान में, किसी देश से कॉपी किया, तो उसको अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या किया, चेंज करके अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं कि जो वहां पर लागू है वही यहाँ पर भी लागू कर लिए। उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण क्या है, अमेरिका में देखिए, हथियार रखना है क्या है, मूल अधिकार है, और भारत में नहीं है। और वहाँ का संविधान को संशोधित करना इतना टफ काम है कि आज तक वो मूल अधिकार से हथियार रखने को नहीं हटा पाए। और आज तक वहाँ पर देखिए कभी भी गोलीबारी हो जाती है, जिसके मन में आया वही क्या कर रहा है, पब्लिक प्लेस पर गोली चला दे रहा है अपने हथियार से, जो कि उसको क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए उसका मूल अधिकार के तौर पर उनको मिला हुआ है, या रखें। ठीक। तीसरी बात, हो सकता है कि और देशों में आतंक रोधी कानूनों में इसको मिला दिया गया हो। हमने कंप्लीट स्टडी तो नहीं की, हमने तो यही कहा कि हाँ वहां पर हटा दिया गया। हो सकता है किसी और रूप में आकर के आतंकरोधी कानूनों में क्या किया गया, उसको शामिल कर लिया गया हो। हमारे यहाँ के जो कानून है, खास करके रासुका और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, ये क्या है, अलग है, इस देशद्रोह से क्या है, अलग है। अगर हो सकता है कि वहां पर क्या किया जाए, अलग, मतलब हटा करके और इसी में किसी रूप में क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। जो ये कानून है रासुका और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, ये उतने पर्याप्त नहीं है जितना ये देशद्रोह। तो उनके साथ साथ हमने इसको भी क्या कर रखा, बरकरार रखा। ठीक। तो विधि आयोग के पक्ष में ये तर्क आ रहा। ठीक। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने
एक डिसीजन दिया था जिसको बोलते हैं केदार सिंह वर्सेस बिहार राज्य। ये मामला है 1962 का। इसमें सुप्रीम को केदार सिंह एक पत्रकार थे। केदार सिंह नाम है, केदारनाथ ऐसे ही है कुछ, केदार सिंह ही जहाँ तक है मुझे ध्यान है। तो ये एक पत्रकार थे, इन्होंने कोई लेख लिखा और बिहार सरकार ने इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि लेख या भाषण का वही हिस्सा देशद्रोह की श्रेणी में आएगा जो भारत या राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा, स्थिरता पर या एकता और अखंडता इस पर क्या करें, व्यवधान उत्पन्न करें। पूरा का पूरा भाषण या पूरा का पूरा लेख देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। जो पार्ट उसका इसका उल्लंघन करेगा उसी को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा, पूरे को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। आपसे अगर सुझाव पूछा जाए तो आप भी वही सुझाव दीजिएगा जो विधि आयोग ने दिया है। पहला सुझाव क्या दिया है, जो अस्पष्ट परिभाषा है उसको क्या किया जाए, उसको स्पष्ट किया जाए, और स्पष्ट में हिंसा जैसा शब्द जोड़ा जाए। जो अस्थिरता प्रदान करे राज्य को, वो शब्द क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अभी क्या है, गोलमोल भाषा लिखी है, तो उसको क्या किया जाए, स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात, अभी हमारे पास जो देशद्रोह के कानून में है उसमें कितने वर्ष की सजा है, 3 वर्ष, और मैक्सिमम सजा क्या है, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। तो इसको चेंज करके विधि आयोग ने क्या कहा, इसको 7 वर्ष और आजीवन कारावास किया जाए, ताकि क्या हो कि लोगों में भय हो। मिनिमम इसका क्या है, मिनिमम है कि जुर्माना। ठीक, तो लोगों में भय बैठाने के लिए कि वो सरकार के प्रति जो है आलोचना और टिप्पणी ही करें, ऐसा काम ना करें कि तख्ता पलट की संभावना हो या विद्रोह बढ़ने की संभावना हो या प्रशासन को चुनौती देने वाली बात हो। ठीक, और तीसरी बात, जब भी एफआईआर दर्ज की जाए इससे रिलेटेड जिसमें देशद्रोह की धारा लग रही हो, तो उस पर पहले एक जांच अधिकारी जांच करेगा, और ये जांच अधिकारी मिनिमम किस रैंक का होगा, इंस्पेक्टर रैंक का। ये जांच करने के बाद अपना सुझाव देगा, तब उस एफआईआर में ये देशद्रोह की धारा लगेगी। अदरवाइज हर एक एफआईआर में देशद्रोह की धारा मत लगाई। ठीक, बात समझ में आ गई, तो चीजें आपको क्लियर हो गई। ये आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज आपको यहीं लगे हाथ और बता देते हैं कि अगर आपको सॉरी मतलब किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा होती है और वो जेल में बंद है, तो ध्यान रखिएगा कि उसको मतदान का अधिकार नहीं होता। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा गया है। ठीक है, प्रतिनिधित्व जो चुनाव की प्रणाली है वो 1951 की जो है नियम, वो क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें लिखा गया है कि एक कैदी व्यक्ति को जो कारावास में है उसको मतदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ने का अधिकार है, और अगर वो जीत जाता है तो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विचाराधीन कैदी कितने सारे बंद हैं, उनको क्या है,
पता चला इस देशद्रोह के मामले में किसी लेखक को या पत्रकार को डाल दिए तो वोटिंग राइट उसका खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहे किसी पार्टी की तरफ से तो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये चुनाव सुधार में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।